नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। जब कबीर दास की डेथ हो रही थी तो कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं रो रहा था, दुनिया हंस रही थी, लेकिन जब मैं मर रहा हूँ तब मैं हंस रहा हूँ, दुनिया रो रही है। ऐसा ही कुछ जीसस के साथ हुआ था। जब वो सूली पे चढ़ा दिए गए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मारने वाले हार गए। ये लोग तो बड़े दूर दूर के लगते हैं, लेकिन तकरीबन ऐसा ही हुआ रमन के साथ। जब उनकी डेथ हो रही थी तो बिल्कुल उसके बल्कि बहुत पहले जब उनका ऑपरेशन हो रहा था वो शरीर थे ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने डेथ को चीट कर दिया हो, डेथ को बाईपास कर दिया हो फैक्चुअली। अब हो सकता है आपका दिमाग इसको समझ न सके या विश्वास न कर सके, लेकिन ये हुआ है। जब रमन का ऑपरेशन हो रहा था हाथ का, तो वो आराम से बैठे हुए थे। हड्डी का एक पीस निकाला गया था और उनको बेहोशी की कोई दवा नहीं दी गई थी। मैं इस चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग ये चमत्कार कर सके अपने साथ। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ये सवाल पूछें खुद से, क्या डेथ को बाईपास करने का कोई तरीका है? क्या डेथ को चीट करने का कोई तरीका है? इन लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना? सबसे पहली चीज़ तो मैं चाहता हूँ इस ब्रेन को, जो ब्रेन इस डेथ के सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है, इसको लगाम लगाना सीखें। क्योंकि डेथ का सब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि कोई क्लास में बिठा करके आपको पहाड़े की तरह याद करा दे, ज़बरदस्ती कान पकड़ के दबा दे और आप उसको ABCD या क ख ग लिख लें। डेथ का सब्जेक्ट 24 घंटे का सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, जिसमें आपको एक साइंटिस्ट की तरह, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कोई बहुत ही यूनिक चीज़, कोई ऐसी नई चीज़ की डिस्कवरी करने की कोशिश कर रहा है, इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद आज से पहले कभी थी ही नहीं। कम से कम आपके लिए तो नहीं है ना। आपके ब्रेन के लिए रमन या बुद्ध या जो भी एनलाइटन मास्टर्स हैं, उनकी रियलिटी, आपका ब्रेन कहाँ उसको रियल मानता है। इसलिए पता है, मैं जो नॉर्मल एवरेज इंसान का ब्रेन है, जो स्पिरिचुअल साइड पे इंक्लाइंड नहीं है, उसको मैं क्या कहता हूँ, बल्कि मैं क्या, सभी लोग, सभी एनलाइटन मास्टर्स उसको एक जंगली जानवर कहते हैं। नॉर्मल आदमी का ब्रेन बंदर की तरह है, वो एक जगह पर टिक नहीं पाता। तो अगर आप इस सब्जेक्ट के साथ रूबरू होना चाहते हैं, थोड़ी सी गहराई के साथ, तो उसके लिए आपको इस ब्रेन के वाइल्डनेस को पहचान करके उसको कंट्रोल करना सीखना होगा। कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेन वाइल्ड है? जब आप प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन समझना चाहेंगे, जीसस कहा करते थे, या लोग जो उनके साथ थे वो कहा करते थे, जीसस हमको रिडीम करेंगे। जीसस क्राइस्ट की एक हैबिट थी, ऑलमोस्ट सभी एनलाइटन मास्टर्स की हैबिट होती है, दूसरों को माफ़ करना। इनफैक्ट जब कोई बहुत परेशान होकर के जीसस के पास आया करता था तो उसको कहते थे कि एक तरह का प्रायश्चित या पश्चाताप तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और फिर वो उसको रिडीम कर देते थे। तो जो प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन है, ये केवल जीसस अपने शिष्यों के लिए कर रहे हैं या एक बुद्ध अपने शिष्यों के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन इसी ब्रेन को, हमारे और आपके ब्रेन को करना होगा। और किसके लिए करना होगा? अपनी इस पूरी बॉडी के लिए करना होगा। जी हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि इस समय जो हमारा ब्रेन है वो ऐसा है जैसे कि एक जंगली घोड़ा अपनी मर्जी से दौड़ता है, जब जो कर रहा है वो करेगा। लेकिन जब आप उस घोड़े को लाते हैं और अपने तांगे के साथ जोड़ते हैं, तो आप उससे चाहते हैं काम कराना। ऐसी हालत हमारे ब्रेन की है। उसको जब सोचना होता है, जो सोचना होता है, बल्कि हम बहुत बार चाहते हैं कि वो सोच सके गहराई से, वो सोच ही नहीं पाता। इसके जंगलीपन को पहचान पाते हैं? नहीं, डिस्टर्ब होकर के, परेशान होकर नहीं। हम लोग जब
अपने आप को जंगली कब बोलते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जब आउट ऑफ कंट्रोल हमारी कंडीशन हो जाती है। वो तो केवल एक रूप है, लेकिन 24 घंटे जब आप बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपको पता है कि कौन है जो आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट आपकी बॉडी कंट्रोल कर रही है या आपका ज्ञान, आपकी गहराई कंट्रोल कर रही है। क्योंकि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से वो बेसिक स्पिरिचुअलिटी के साथ तो अवगत होंगे, उनको पता होगा कि ध्यान क्या होता है, सांस के ऊपर ध्यान देना होता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये ब्रेन अभी भी किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है, और इस ब्रेन को इंटरेस्टेड होना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑफ डेथ के लिए, सब्जेक्ट ऑफ आत्मन के लिए, एक ऐसी एंटिटी जो कभी न पैदा होती है न कभी मर सकती है। तभी आप इस प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन को सीख पाएंगे, क्योंकि रिडीम करना कोई ऐसी चमत्कारी एक्टिविटी है जो हमारे ब्रेन को सीखना पड़ेगा। फिलहाल ये ब्रेन केवल 2-3 चीज़ें जानता है। खूब ढेर सारे थॉट्स प्रोड्यूस करना आसपास की दुनिया के लिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत, और वो प्रोड्यूस करते करते उसी जाल में फंस जाता है। जैसे कहा जाता है ना, एक मकड़ी जाल बनाती है, उसी जाल में फंस के मर जाती है। तो ये ब्रेन आस पड़ोस की दुनिया, उससे निकलने वाली कहानियाँ, उसमें से निकलने वाले एक्सपीरियंसेस, बस इसी में अपने आप को ख़त्म कर देता है। और फिर कभी वो इस इटर्नल के साथ, उस डेथलेस के साथ, उस एंटिटी के साथ जिसने जीसस को और जिसने रमण को बाईपास करने में हेल्प किया, वो प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन, वो प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। बिकॉज जब हमको चोट लगती है, रात को मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हुई या मेरी और मेरे बच्चे के साथ बहस हुई, तो उसको मैं एक दिन तो क्या 1 साल तक फॉरगिव नहीं कर पाता हूँ। बल्कि हम लोग तो पूरी जन्म भर, अगर किसी एक आदमी से दुश्मनी हो जाए तो पूरे जन्म भर उसको माफ़ नहीं कर पाते, और उनको पता भी नहीं चलता ये प्रोसेस जो हमारे ब्रेन में चल रहा है, एक आदमी के अगेंस्ट में क्रोध, वो हमको इसी डेड वर्ल्ड में, जो दुनिया जो मरती है, उसी के साथ बांध रही है। और अगर आप डेथ को चीट करना चाहते हैं तो आपको फॉरगिव करना होगा। जैसे ही आपका ब्रेन ये जानना चाहेगा कि ये जो खुद जो ब्रेन है वो कैसे वाइल्ड से डोमेस्टिक हो सकता है, वो कैसे पालतू हो सकता है, तब ये हैबिट जो है दूसरों को फॉरगिव करने की, ये हैबिट, ये आपके लिए एक तरह का वरदान साबित होगी। हम जब गुस्से में होते हैं, ये ब्रेन और इस ब्रेन के हाथ पैर, मतलब ये सेंसेस, हमारी 5 इंद्रियां, ये जंगली घोड़े की तरह दौड़ती रहती हैं। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इनको तुम्हें लगाम लगा करके कंट्रोल करना होगा, और तभी ये तुम्हारे हिसाब से दौड़ेंगे। तो ये लगाम कैसे लगती है, ये तो समझ में आ गया कि अपने ब्रेन को और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है, लेकिन वो कंट्रोल होगा कैसे, सवाल ये उठता है। इसके लिए दूसरी बहुत मुश्किल चीज़ है जो आपके इस ब्रेन को सीखनी होगी। आमतौर पे जो डेफिनेशन होता है इंटेलिजेंस का, एक बच्चे को आप इंटेलिजेंट कब बोलते हैं? जैसे मैं बहुत बार अपने घर में रिम्पी से बोलता हूँ, रिम्पी तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। या आप भी अपने क्लास में अपने किसी फ्रेंड को अगर ये मानते हैं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कब मानते हैं? क्योंकि अगर वो कोई किताब पढ़ लेता है, उसकी कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इकट्ठी करके अपने ब्रेन में रख पाता है और उसको प्रोड्यूस कर पाता है। इसी को तो हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसी का तो हम लोग टेस्ट लेते हैं। एक आदमी की IQ बहुत ज़्यादा है तो क्या है? किसी चीज़ को पढ़ करके उसको रिटेन कर पाना। अगर कोई बच्चा एडवांस्ड मैथमेटिक्स के सवाल अपने दिमाग में हल कर पाता है, जैसे मेरे पिताजी हैं, वो 50 के पहाड़े, 52 के पहाड़े और पता नहीं कितने कितने पहाड़े दिमाग में हल कर लेते हैं, तो उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो दिमाग में अगर किसी चीज़ को आप रख सकें, वो है इंटेलिजेंस। तो मैं चाहता हूँ स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ तो आप रख ही सकते हैं, और वो प्री कंडीशन है। अगर आप वो नहीं रखते हैं तो आप इस डेथ के प्रोसेस को बाईपास नहीं कर पाएंगे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको रखना पड़ेगा आपको, और वो है एस्ट्रल बॉडी या तो मॉलिक्यूलर बॉडी। हम सब की एक मॉलिक्यूलर बॉडी है या एस्ट्रल बॉडी है। ये बात
आपको 24 घंटे याद रखनी है। फिजिकल बॉडी तो हमारी दिखती है, इसलिए हमको कभी भूल ही नहीं सकती, लेकिन एस्ट्रल बॉडी है। और दूसरी बात कि एस्ट्रल बॉडी सांस लेती है, ये थोड़ी मुश्किल है। ये तो ऐसा ही है जैसे पंछी हवा में उड़ता है। अगर वो हवा में उड़ता है तो मुझे वो विज्ञान खाली खोजना है, वो साइंस समझना है कि कैसे वो हवा में उड़ता है। देखिए, एक तो विज्ञान वो है जो साइंटिस्ट लैब में करते हैं, खोजते हैं, फिर आपके लिए दवाई बनाते हैं या कोई गैजेट बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हम सब के सब उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये डेथ का जो विज्ञान है, इस विज्ञान को हर एक को इंडिविजुअली डिस्कवर करना होगा। अब आपके लिए कोई और न पैदा हो सकता है, न कोई और मर सकता है। तो अगर इस डेथ को बाईपास करना होगा तो आप अपने भाई, अपने माता पिता, अपने वाइफ, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप बाईपास नहीं कर सकते, आप अपने लिए कर सकते हैं। और उसके लिए ये जो मॉलिक्यूलर बॉडी का एग्जिस्टेंस और उसकी सांस, उसको प्रैक्टिकली करके देखना होगा। ये तो आप सब जानते ही हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग रेट बदल जाती है। जब हम बहुत शांत होते हैं तो हमारी सांस की रेट बदल जाती है। तो अब एक चीज़ और समझिए, हमारी प्राइमरी बॉडी मॉलिक्यूलर बॉडी है। जब हम मरेंगे तो हम मॉलिक्यूलर बॉडी के रूप में ज़िंदा रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये ब्रेन, जिस ब्रेन के ज़रिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसमें केवल और केवल रिकॉर्ड होता है और कनेक्ट होता है इस फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें। जो भी आपने आज किया है, कल किया है, 10 साल पहले किया है, उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके मेमोरी बैंक में स्टोर हो गई हैं। लेकिन इसके बाद अगर कोई और एंटिटी हम हैं, अगर हमारे पास कोई और शरीर है, जैसे मैंने आपसे कहा मॉलिक्यूलर बॉडी, तो उसकी कोई याददाश्त ही नहीं है, लेकिन वो है। उसी का एक्सपीरियंस करके हम लोग स्वप्न देखते हैं। उसको 24 घंटे जगते हुए भी एक्सपीरियंस करना, उसको याद रखना, इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर बॉडी की सांस इस फिजिकल बॉडी की सांस के साथ कंजॉइंट करना होगा। इसी को बोलते हैं योग, या तो एडवांस्ड योगा में, ज़ेनोगा में हम लोग बोलते हैं रिदमाइजिंग 2 ब्रेथ्स। जो फिजिकल बॉडी की सांस होती है, इस समय जो सांस ले रहा हूँ मैं नाक से, वो होगी तकरीबन 15 से 20 पर मिनट। लेकिन हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी का जो सांस होता है वो बहुत कम होता है, वो मुश्किल से 1 या 2, और वो सांस कोई हवा नहीं लेता। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी फिजिकल वर्ल्ड की कोई चीज़ नहीं लेती है, वो लेती है प्राण इनटेक। एडवांस्ड ज़ेनोगा कहती है उसी प्राण से ये फिजिकल बॉडी जिंदा रहती है। जब एक योगी बैठ के ध्यान कर रहा है तो वो फिजिकल बॉडी की चिंता धीरे धीरे छोड़ देता है, क्योंकि उसको पकड़ में आ गई है कोई और गहरी चीज़, वही उसका प्राण का रेगुलेशन या तो कंट्रोल। लेकिन मैंने कहा ना, उसके लिए सबसे पहले आपको आपके बायस में, आपके मेमोरी में, आपके रिसर्च में, आपके प्रैक्टिसेस में ये चीज़ पक्की होनी चाहिए कि मेरे पास एक मॉलिक्यूलर बॉडी भी है। और मॉलिक्यूलर बॉडी का साक्षात रूप जिस समय आप जगे हुए हैं वो है आपका अवेयरनेस। तो ये समझ के चलिए कि अगर आप 24 घंटे अवेयर रहते हैं या कम से कम 5 मिनट भी अवेयर रहते हैं तो आप अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी के पास हैं। इसलिए हम लोगों को कॉफ़ी जैसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज उस समय हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी इतनी ज़्यादा हमारे पास होती है कि हमारे थॉट्स बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, हम बहुत एजाइल होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी और हमारी फिजिकल बॉडी बहुत नज़दीक होती है। और जैसे ही इन दोनों में गैप आता है हम नींद में चले जाते हैं। शराब पीने से या किसी भी नशीले पदार्थ को लेने से हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी और फिजिकल बॉडी में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही गैप जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, एडवांस योगा में तुम लोग इसको कहते हैं करीब 1 से 2 इंच जब हो जाता है, तब एक आदमी कोमा में चला जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होती है केवल फिजिकल बॉडी की। और योग का मतलब है आपकी फिजिकल बॉडी आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी के साथ कंजॉइंट हो सके। तब क्या होगा पता है, आप जगते समय और सोते समय एक होंगे। अभी 2 हैं, अभी आप वियोग में हैं, अभी आप विरह में हैं, अभी आप खोए हुए हैं। कबीर बात किया करते थे प्रेम की, कहा करते थे हमारे साहिब हैं, मतलब ईश्वर को साहिब कहा करते थे,
और कहते थे उन्हीं के प्रेम में हम रमे हुए हैं, और कहते थे कि ये दुनिया तो खाला का घर है, सौतेला है, यहाँ तो दुख है, तकलीफ़ है। वो महसूस होता है आपको? जिसको वो दुख या तकलीफ़ कह रहे हैं उसको मैं कन्फ्यूजन कहता हूँ, उसको मैं क्रोध कहता हूँ। जिस समय में आप डिस्टर्ब्ड हैं, किसी भी वजह से डिस्टर्ब्ड हो, अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं और आप शांत नहीं हो पा रहे हैं तो आप खाला के घर पे हैं, आप पराये हैं। जिस समय आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक दर्द में हो, चाहे मेंटल एगनी में हो, परेशान हो मेंटली, या आप अपनी लाइफ में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप खाला के घर हैं। खाला का घर मतलब केवल फिजिकल बॉडी। और जितने भी लोग अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को रियलाइज़ नहीं कर पाते, उसका रेगुलेशन नहीं सीख पाते, कंट्रोल नहीं सीख पाते, वो लोग बेचारे मतलब लावारिस की तरह सौतेले घर में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में पड़े रहते हैं और बार बार पड़े रहते हैं। इसलिए जैसे कबीर ने अपने साहेब से दोस्ती की, यारी की, प्यार किया, ऐसे ही हमको भी मतलब हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को हमारे साहेब या हमारा परमात्मा कब मिलेगा वो तो बाद की बात है। अगर उससे बहुत पहले अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी के साथ भी अगर थोड़ा सा भी रिदम, थोड़ा सा भी सुर सदना शुरू हो गया, एहसास मिलना शुरू हो गया, तो आप देखेंगे आप रोज़ ज़्यादा खुश हैं। जो आदमी बहुत खुश होता है, खुशी एक्साइटमेंट वाली खुशी नहीं, किसी चीज़ को पाने वाली खुशी नहीं, ये अनायास शांत रहना। बुद्ध कहा करते थे अशोक, जिसको कभी शोक नहीं होता। तो बुद्ध या रमण या जीसस, ये सब लोग क्या कर रहे थे 24 घंटे? ये अपने ही ब्रेन से अपने ही आप को रिडीम कर रहे थे, अपने थॉट्स को फॉरगिव कर रहे थे, अपने मॉलिक्यूलर बॉडी को और नज़दीक महसूस कर रहे थे। अगर आप अपनी डेथ को बाईपास करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर बॉडी के अलावा और कोई साधन नहीं है। मॉलिक्यूलर बॉडी एक नया तरीका है अपने ही माइंड को अपने रेगुलेशन में लाने का, और उसके लिए आपकी हेल्प ज़ेनोगा करती है। ज़ेनोगा केवल किसी किताब का ट्रांसलेशन भर नहीं है, ज़ेनोगा पूरा का पूरा विज्ञान है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पहले थियरी अच्छे से समझना है, तभी जाकर के ये प्रैक्टिसेस, जो भी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो और एडवांस्ड मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस, तो आप तभी ट्राई भी करेंगे। ये तो छोड़ दीजिए कि उसको लंबे समय तक करते रहना, वो तो बाद की बात है। तभी आप ट्राई भी करेंगे जब आप इस मॉलिक्यूलर बॉडी के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर पाएंगे। और कब करेंगे, क्यों करेंगे? बिकॉज आप खाला के घर नहीं रहना चाहते, आप अपने साहिब के घर, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि डेथ वहाँ पहुँच नहीं सकती। ये फिज़िकल तो डेथ से बना है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। और चाहे आपके कितने भी नज़दीकी प्रियजन की मौत हुई हो, उन सब से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते पहले आप खुद अपने मॉलिक्यूलर स्टेट के साथ एक हो सकें। फिर तो कमाल हो जाएगा। यात्रा बहुत लंबी है, बस चलना धीरे धीरे है, एक एक स्टेप चलना होगा। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो से कुछ समझ में आया? कमेंट के ज़रिए बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करिएगा। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं और डीप स्पेस नॉलेज नाम का ऐप रेडी हो चुका है। आपको पता है क्या करना है।